This can again be written as WB by MB, WA by MA, yes or no? अब 19 क्वेश्चन देखिए, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, सॉल्यूट कितना है 30 ग्राम्स, MB का भी कुछ अता पता नहीं है, सॉल्वेंट कितना है, और आगे क्वेश्चन में जाके 90 ग्राम ऑफ वाटर दे दिया, यानी उसका मॉलिक्यूलर वेट भी हो गया नहीं। अब वेपर प्रेशर किसका दिया, वाटर का या सॉल्यूशन का, ध्यान से पढ़ के बताओ। तो इतना दिया है, डेट इज 2.8 किलो पास्कल। हम इसके यूनिट की टेंशन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि जो यूनिट इसका होगा वो इसका आ जाएगा, वो इसका आ जाएगा, वो सब अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं, तो इसलिए यूनिट कन्वर्जन की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत ध्यान से पढ़ने वाली अगली लाइन है, फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड। तो क्या इसी सॉल्यूशन में 18 ग्राम पानी और डाला? अब इसी सॉल्यूशन में 18 ग्राम पानी और डाला, पहले वाटर कितना था 18, और आने के बाद कितना हो गया होगा, सॉल्यूट डाला या निकाला, सॉल्यूट, इट विल रिमेन 30। अब जब हमने वहां वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दी तो सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए होंगे क्या, और जब सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए होंगे तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ गया होगा क्या? हमारे पढ़े हुए से डिफरेंट क्या होगा, बाकी सारे किस्से में जो हमने पढ़ा था हम सॉल्यूट डालते थे और सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम होता चला जाता था। यहाँ इसने क्या किया, बने बनाए सॉल्यूशन में सॉल्वेंट डाला, तो सॉल्वेंट डालने से सरफेस पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, इसलिए वेपर प्रेशर बढ़ गया। प्योर लिक्विड का तो वही रहेगा, वो भी बदल जाएगा। ये 2.8 से कितना हो गया? अब आप देखो आपके पास कितनी इक्वेशंस अवेलेबल हैं, 2, और अननोन कितने हैं, P नॉट, एक MB, तो 2 इक्वेशन से 2 निकल जाएंगे या नहीं? मैं आंसर बता देता हूं सर क्या आएगा। हमने किया अभी 19 क्वेश्चन ना, तो बुक वाले का 3.53 किलो पास्कल आ रहा और मॉलिक्यूलर वेट 23 U आ रहा। अगर आप यहाँ पर 30/MB और यहाँ पर भी 30/MB लेके करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा 23, समझ रहे हो? और अगर आप नेग्लेक्ट करके करोगे तो वो आएगा आपका जो 34 करके जो भी आ रहा। ऐसे ही मेरा मन कर रहा है कि मिनट के लिए कि मैं इधर 1 माइनस और इधर भी 1 माइनस कर दूं, तो कोई दिक्कत? क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, P नॉट माइनस P नॉट प्लस P/P नॉट हो जाएगा क्या? पता नहीं, मैं अंधेरे में चला रहा हूँ अभी। Na प्लस NB माइनस NB/Na प्लस NB हो जाएगा क्या? NB उड़ गया, ये बन गया Na हाँ या नहीं, और यहाँ क्या बन गया P/P नॉट। अब यहाँ ध्यान दो, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो नहीं, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस NB बाय Na। अब इस 1 को अगर मैं इधर लाऊं तो इधर आके 1 माइनस में आ जाएगा क्या, तो P नॉट अपॉन P माइनस 1 इज इक्वल टू NB/Na हो जाएगा क्या? और ये क्या बन गया P नॉट माइनस P/P इज इक्वल टू NB/Na। अब आप ये देखो, क्या मैंने इसमें वो NB वाला फंडा नेग्लेक्ट किया हुआ है? नहीं किया ना, और नहीं किए, बिना नेग्लेक्ट किए बिना नेग्लेक्ट किए करते 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 मैं आ गया। तो इस एक्सप्रेशन में क्या NB नेग्लेक्टेड है कहीं? इस एक्सप्रेशन में NB कहीं भी नेग्लेक्टेड नहीं है। तो ये असली फॉर्मूला है, पता नहीं एनसीईआरटी वाले क्यों नहीं करा रहे। अब देखो यहाँ P नॉट माइनस P/P नॉट नहीं है, और इधर NB/Na और कुछ नेग्लेक्टेड भी नहीं है। इससे अगर हम रिजल्ट्स निकालें तो जो अभी गड़बड़ हो रही थी वो कभी नहीं होगी, और कैलकुलेशन भी भाई यहाँ तो हमें नेग्लेक्ट करना ही नहीं ना, एक ही बार तो है, एक ही बार है ये। बस क्या करना था यहाँ P नॉट माइनस P/P नॉट की जगह P करते ही, P नॉट की जगह P करते ही बिना नेग्लेक्ट किए भी बिल्कुल सही रिजल्ट्स आने लगेंगे या नहीं? तो एंट्रेंस एग्जाम्स में, नीट में, ऑब्जेक्टिव में हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, न्यूमेरिकल आंसर है, 4 ऑप्शन आई हुई है, न्यूमेरिकल रिजल्ट कि बताओ इसमें MB कौन होगा, नीचे 4 वैल्यूज MB की छपी हैं, तो उसमें तो बड़ा फर्क आ जाएगा, 34 आ रहा है और एक बार 23 आ रहा है। तो
उन क्वेश्चंस को जब मुझे करना होता है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के करता हूँ, उससे मुझे कुछ इसमें नेग्लेक्टेड भी नहीं है, बिल्कुल सही वाली वैल्यू आएगी। अब आप में से जो होशियार वाले लोग हैं वो कहते हैं फिर हम बोर्ड के पेपर में यही लगाएं, हाँ या नहीं? तो मैं आप रिकॉर्डिंग बंद करके, समझे क्या? इसलिए आप एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इसको सेफ रखिए, यूज करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज करिए। बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जिसमें से टिक करना होता है ना आंसर को, एंट्रेंस की तरह, तो उसके लिए आप इसको यूज करिए। लेकिन कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो इसको यूज मत करिए बोर्ड के पेपर में। नोट सब रॉल्स लॉ के, और रॉल्स लॉ में भी कौन सा केस, जब आपका सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, उस केस में आपका P इज इक्वल टू PA आ गया था। बस उसी के अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM पे हम आ गए थे कल हमें जो लोग थे कल उनको याद करो, KB का क्या नाम था, यहां से नोट करना शुरू कर देना नए वाले भी। KB का नाम था, मैंने इसको स्पेशली आपको लिखना सिखाया था कि अगर ये आपकी कॉपी की प्रिंटेड लाइन है तो उस पर कैपिटल K बनाएंगे और यहाँ पे B स्मॉल b है सब्सक्रिप्ट बनाएंगे। इसके दो नाम है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसका नाम ठीक है क्या, ब्यूलियोस्कोपिक, ई साइलेंट रहता है इसके प्रोनाउंसिएशन में, ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब हमें इसकी डेफिनेशन करनी थी, तो हम फिजिक्स वालों के पैरों में जाके गिरे कि सर हमें कांस्टेंट डिफाइन करने का तरीका बताओ। तो फिजिक्स वालों ने ये बदमाशी कर रखी होती है, बदमाशी नहीं है तो मैथ्स, लेकिन वो सिर्फ बात में दम लाने का तरीका। अब वो कुछ इसकी डेफिनेशन देनी है तो क्या डेफिनेशन देंगे, इट इज द, इसको क्या कहा था हमने, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, TB इज चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। उसको और रिफाइन करके क्या बोला था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला था, एलिवेशन इन। तो KB कौन है जी, KB इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कब, व्हेन स्मॉल m इज 1। तो मैं इन शॉर्ट लिखूं डेल्टा TB इज इक्वल टू KB कब, इफ m कौन है, मोलालिटी, मोलालिटी तो सबको आती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो अब मोलालिटी 1 का मतलब ये भी होता है क्या, 1 मोल सोल्यूट इन 1 केजी सॉल्वेंट, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब हम बेईमानी करके इसको भी 1 रख दें और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को भी 1 केजी रख दें, तो मोलालिटी 1 हो जाएगी या नहीं। तो मेरे को डेफिनेशन सुनाने को कहे KB की, तो मैं क्या डेफिनेशन सुना रहा हूं, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी इज 1। तो हमें वो 0 मार्क्स देगा, बिल्कुल सही है, फिर भी 0 मार्क्स देगा। इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी इज 1। अब मैं इस बात को थोड़ा खोल के बोलूं, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज एडेड टू 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्या वही बात दोबारा बोली लेकिन लंबा करके बोली। अब वो पूरे मार्क्स देगा, क्यों, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब हुआ था, जब आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाला था तभी तो हुआ था। तो अगर मैं कहूं इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी इज 1, तो ये तो कोई बात नहीं कि मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन रखा था, उसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी हुआ। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट तो किसका हुआ, पानी का, जब सॉल्यूशन बनाया तो पानी से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कब, जब हमने उसमें सॉल्यूट डाला, या नहीं। तो डिफरेंस तो तभी पता चलेगा ना जब आप पहले सॉल्वेंट का लोगे फिर सॉल्यूशन का लोगे। मैं सीधा साधा बना बनाया सॉल्यूशन आपके पास लेके आ जाऊं, तो अगर मैं सीधा साधा बना बनाया सॉल्यूशन आपके पास लाया हूं तो उसका आप एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हो या बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हो, है कि नहीं। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट तो जब बनाओगे जब मैं आपको प्योर पानी भी ला के दूं और फिर उसी के अंदर सॉल्यूशन बना के भी दूं, या आपको पहले प्योर पानी दे दूं और फिर थोड़ा सॉल्यूट दे दूं कि भाई एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बताओ ये सॉल्यूट डालने से कितना होगा, तो आप पहले प्योर पानी का निकाल लोगे, फिर उसमें वाला सॉल्यूट घोलोगे, घोल के फिर से उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल लोगे और कहोगे देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना हो गया। बहुत आसान सी बात है और बहुत मुश्किल सी बात है इस सेंस में कि टीचर नहीं समझा रहा, दिमाग नहीं लगा रहा इतना। बुक की में हम पढ़ते नहीं है, या बुक पढ़ लें तो हमें बात समझ नहीं आती है, हम ध्यान रट के लटा के काम चला लेते हैं। अच्छा इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी इज 1, इस बात को खोल के बोल दो, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन। ये तो आप प्रैक्टिकली समझ रहे हो ना, अगर मेरे कल परसों के लेक्चर सुनाया तो, कि हाँ जब हमने सॉल्यूट डाला था तो ही तो एलिवेशन हुआ था। तो आप इसका स्टेटमेंट लिखना है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखना है, इट इज द, ठीक है सर, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब एक लास्ट बार बात करता हूं जो मेरे एंट्रेंस एग्जाम की है और एक बार हमारे बोर्ड ने भी दे दी थी। इसको मैं अगर पूरी तरह से एक्सपेंड कर देता था तो ये फॉर्मूला बन जाता था क्या,
T naught B is the boiling point of, बोलो जल्दी जल्दी मेरे साथ, P is the boiling point of, KB is, WB is weight of solute in grams. Good Amrit ji, MB is molecular weight of solute. Good. Manvi Singhal ji, WA is weight of solvent in grams. WA is weight of solvent in grams. ग्राम सर ग्राम, क्योंकि अगर वो केजी में होता तो फिर ये 1000 नहीं लगाते ना, उस ग्राम को केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करते थे, वो 1000 यहाँ आ जाता था. केबी कौन है? क्या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू 1 केजी डिफाइंड है? तो मोलर एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू 1 केजी डिफाइंड है, वो 1 केजी तो शायद यहाँ 1000 ग्राम बन के लिखा हुआ है. अब क्या हुआ, एक बार बोर्ड में और एंट्रेंस एग्जाम में कई बार, अब यहाँ पे इतना ध्यान दो कि केबी का यूनिट क्या बनेगा, डिग्री सेल्सियस अपॉन मोलालिटी, या फिर केल्विन स्लैश मोलालिटी, एक ही बात है. क्यों? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू सेल्सियस और केल्विन में सेम होती है, कल कराया था. अब मोलालिटी को भी अगर मैं खोल दूं तो मोलालिटी क्या होती है, मोल्स पर केजी, तो क्या वो ये बन जाएगा केल्विन केजी पर मोल, क्योंकि मोल पर केजी का केजी घूम के ऊपर पहुंच जाएगा. तो दिस इज द यूनिट फॉर, चाहिए कोई सा भी लिखा आ जाए. तो एक बार क्या लिखा आ गया, केबी कुछ वैल्यू दी हुई थी पर 100 ग्राम, क्या लिखा गया, तो जैसे यहां पर 100 ग्राम आया, यहां मुझे 100 डालना था. तो अगर ये फॉर्मूला आ जाता है तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, 1000 के बजाय 100. समझे क्या? यानी उसने स्टैंडर्ड पर केजी के बजाय पर, तो उस केस में हम यहाँ पे 100 रख देते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन मतलब क्या, दबना, दबाना, हिंदी में बोलने कम होना, बिल्कुल सही. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थोड़ी देर पहले तक बोल रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते थे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था. अब क्या हो रहा है, जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा. समझ गए क्या? ये कौन है, किसी को याद हो? देखो मैडम, हम ये कह रहे हैं कि जैसे कल तक हम कह रहे थे कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए हमने आर्टिकल का नाम रखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. आज वो कहना चाह रहा है कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसलिए हेडिंग बनाई होगी. अब क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, वो हम समझने जा रहे हैं. ये कौन है, अगर किसी को याद आता हो? वाटर बोला था हमने, वाटर ऐसे बना देते हैं शॉर्ट में. अब वाटर में सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स ही हैं प्योर वाटर में. अब इसको फ्रीज करना है तो इन्हें पास पास ला के बिठाना है, पास पास लगा के चिपकाना है. अब अगर मैंने इसमें सॉल्यूट मिला दिया तो बीच बीच में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स आ गए होंगे. अब इस सॉल्यूशन को फ्रीज करना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? इनको पास पास लाना मुश्किल हो जाएगा ना, बीच में सॉल्यूट पार्टिकल अपनी टांग अड़ा रहे होंगे. तो इनको फ्रीज करने के लिए मुझे इसमें से कुछ हीट जरूरत से ज्यादा बाहर निकालनी पड़ेगी क्या? और ज्यादा हीट बाहर निकालूंगा तो फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे आएगा क्या? इसलिए क्या होगा, डिप्रेशन इन. ये तो एक प्रैक्टिकल वर्जन है कि प्रैक्टिकली हमने बात को सोचने की कोशिश करी. बुक में हमारी एनसीईआरटी में तो शायद ये लिखा हुआ भी नहीं है, पक्की से मुझे याद नहीं है, लेकिन जहां तक है शायद ये बात उन्होंने इस तरह से लिखी नहीं है. तो हमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ाई गई थी क्या पिछला आर्टिकल करने से पहले? 11th वाली पूरी डेफिनेशन मैंने बार बार रिपीट कराई थी, 2 बार. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट भी, लिक्विड के वेपर प्रेशर का इफेक्ट भी बॉइलिंग पॉइंट पे क्या था, वो भी बॉक्स बना बना के लिखाया था. अब क्या करना है फिर? इसका मतलब इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी. अब फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन जो बुक वाले देते हैं वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ज्यादातर बुक वाले जो देते हैं, मेरी एनसीईआरटी वाला भी जो देता है तो है वो बिल्कुल सही, लेकिन हमें समझने में दिक्कत कर रही होती है. तो हमने उसका एक ईजियर साइड वे निकाल लिया, वो भी सही है, उस पर भी हमें मार्क्स पूरे मिल जाते हैं. तो आप पहले वो ईजी वाली लिखो, फिर मैं कोशिश करूंगा मुश्किल वाली आ जाए तो. टेम्परेचर एट विच solid state and liquid state of a substance, temperature at which solid state and liquid state of a substance are in equilibrium. लिख लिया गया?
अब इस बात का क्या मतलब हुआ, तो थोड़ी अगर हमने 11th पढ़ी हुई होगी तो जरा बात बड़े अच्छे से समझ आ रही होगी। H2O लिक्विड स्टेट, चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, एक ही बात है। ये इक्विलिब्रियम है क्या सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में, यानी लिक्विड वाटर में और आइस में? ये इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ कब तक रहता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो। 1 एटमॉस्फेयर पे तो ये रिक्वायरमेंट है, इसी को तो आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हो। तो एक पहला टेंशन तो ये झेलो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है या ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है। तो अभी तो हमने बड़े आसानी से बोल दिया, जब न्यूमेरिकल ज्यादातर 100 में से 90 न्यूमेरिकल में तो फ्रीजिंग पॉइंट आता है, और नहीं 100 में से 90 नहीं, 100 में से 99 न्यूमेरिकल में तो फ्रीजिंग पॉइंट आता है। किसी एक न्यूमेरिकल में मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, हम एकदम हाथ पैर छोड़ देते हैं, और इफ मेल्टिंग पॉइंट का तो कोई पर्सन ने क्वेश्चन ही नहीं कराया था, या तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, मेल्टिंग पॉइंट नाम तो कहीं आया ही नहीं था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के दौरान, ये पता नहीं कहां से आ गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट का ही कान पकड़ के उसने। लेकिन आप ध्यान दो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, रेफरेंस चेंज कर दिया ना, लेकिन वैल्यू दोनों बार सेम ही आ रही है, क्योंकि जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो इसका। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम में रहते हैं क्या? मैंने ऐसे 11th पढ़ते हुए साथ सुना होगा हमने कि जब मेरे पास एक बीकर में वाटर है, उसमें मैंने एक आइस क्यूब डाल दिया, और टेम्परेचर पूरे सेटअप का 0 डिग्री सेल्सियस हम कांस्टेंट रखते हैं, तो आइस क्यूब का साइज बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, वाटर का लेवल बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो आइस मेल्ट हो रहा होगा, हाँ मेल्ट हो रहा होगा, ये नहीं वो मेल्ट नहीं हो रहा होगा। वाटर फ्रीज हो रहा होगा, हाँ वाटर भी फ्रीज हो रहा होगा, लेकिन जितना मेल्ट हो रहा होगा उतना ही फ्रीज हो रहा होगा, इसलिए नेट हमें क्या लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। उसी का तो नाम इक्विलिब्रियम था। तो सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम एट, इस बार इस किस्से में 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। देखना इंग्लिश में यही लिखा था कि हमने वाई एक्सिस पे अगर हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे अगर हम टेम्परेचर ले रहे हैं, तो ऐसे कुछ आ गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, दो बार हो चुकी बात, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वेपर प्रेशर बढ़ता है। अब ये जो प्लॉट है ये किसी प्योर सॉल्वेंट का है, किसी प्योर लिक्विड का है, कोई दिक्कत? तो कल हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे थे, इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। आज हम उल्टा गाना गा रहे हैं, हमारे पास ये लिक्विड है और हम उसका टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, तो कम करने से इसका वेपर प्रेशर, और क्या देखने को मिला, एक चोंच बनी, चोंच पीक जैसी, और उस पीक के बाद सडनली तेजी से गिरा। तो हमने पूछा भाई ये पीक क्या है, इस पीक से इधर क्या हो गया, वो इधर लिक्विड है इधर सॉलिड, तो इस जगह क्या, इस टेम्परेचर पे क्या, इसका सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का किससे डिनोट करना है, टी नॉट एफ। तो जो कंफ्यूजन वाली डेफिनेशन है वो समझ गए क्या है? कंफ्यूजन वाली डेफिनेशन ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट पर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है। देखो आया नहीं, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट बिकम्स इक्वल, क्योंकि इस टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, जो वेपर प्रेशर लिक्विड का है वही वेपर प्रेशर उस टेम्परेचर का नाम। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें ये बात समझने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए कोई अक्सर नाम ही नहीं ले रहा था कि जी फ्री सॉलिड का वेपर प्रेशर कैसे हो जाएगा, सॉलिड के वेपर कैसे बन रहे होंगे, नहीं। तो ये थोड़ा बुद्धू बनाने वाला स्टाइल है कि मैं अगर लिक्विड को ठंडा करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ, क्या एकदम से सारा सॉलिड बन जाता? तो इस जगह वो सॉलिडिफाई होना शुरू हुआ, तो उस वक्त उसके कुछ तो वेपर्स बन ही रहे होंगे, और वो अभी भी सॉलिड होता जा रहा है, तो उसका तो सॉलिड का भी वेपर्स तो होंगे ना, लेकिन वो इसके मुकाबले बहुत तेजी से गिर रहे हैं नहीं। तो इसी तरह उल्टा है कि सॉलिड है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में यहाँ आगे छू गया इसको, 1 मिनट के लिए मान लो उसका वेपर प्रेशर 0 है, अब आप उसको गर्म करते जा रहे हो, अभी वो है सॉलिड लेकिन टेम्परेचर उसका बढ़ता जा रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर मामूली से बढ़ता चला जाएगा नहीं। और हमें समझ नहीं आ रहा, हमें जरूरत क्या है, हमें इतना समझ आ गया ना कि इस टेम्परेचर पर इधर लिक्विड स्टेट है और इधर सॉलिड स्टेट है, तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट आर इन बेस्ट पॉसिबल आंसर है। अब इस सॉल्वेंट में मैं एक चम्मच चीनी डाल दूं, जैसे हमने कल डाली थी, तो सॉल्वेंट में जब चीनी डालूंगा तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा क्या, और जब वो सॉल्यूशन बन जाएगा वेपर प्रेशर कम हो गया। तो अब इस सॉल्यूशन को अगर हम ठंडा करते चले जाए, ठंडा करते चले जाए, इसका वेपर प्रेशर गिरता जा रहा गिरता जा रहा गिरता जा रहा, यहाँ के क्या हुआ, यहाँ के बाद ये, तो अब ये क्या है, तो किसका कम आया, सॉल्यूशन का कम आया, सॉल्वेंट का कम आया। तो इसका मतलब सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन बना तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया। तो टी नॉट एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, हालांकि सॉल्वेंट ही लिखना होता है, मैं जानबूझ के प्योर लिख देता हूं जिससे मेरा दिमाग में थोड़ी पिक्चर क्लियर और हो जाए। एंड टी एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ, डेल्टा टी एफ,
और डेल्टा टीएफ क्या होगा? कल जब हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल के सॉल्यूशन बनाया था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, तो टीबी कौन था? चलो पहले टीबी नॉट कौन था? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फिर उसमें जब मैंने चीनी घोल दी वो सॉल्यूशन बन गया, उसका वेपर प्रेशर बढ़ गया, नहीं उसका वेपर प्रेशर घट गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो टीबी कौन था? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, तो डेल्टा टीबी क्या था? तो देखो यहां था टीबी माइनस टीबी नॉट, और यहां है, क्योंकि यहां जितना था उससे कम हो रहा है और यहां जितना था उससे बढ़ रहा है। नाम से पता चल रहा है, एलिवेट यानी जितना था उससे बढ़ गया, डिप्रेस यानी जितना था प्योर का उससे आया कि नहीं? ये लिख लिया सब कुछ, y एक्सिस पे वेपर प्रेशर, x एक्सिस पे टेम्परेचर। तो बाकी बात कल करते हैं, मैं इसे रब नहीं कर रहा, जो बात वो छूट गई कल वाले भी लिंक कर दूंगा और उसमें एक बहुत अच्छी बात और बना दूंगा, और वो भी बता दूंगा टेस्ट में अगर आता है तो आप पेपर में ग्राफ में क्या गलती करके आते हो, इधर का ग्राफ उधर फिट कर देते हो, उधर का ग्राफ इधर फिट कर देते हो आधा आधा, क्यों वो भी कल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है।